हेलो एवरीबॉडी। बिजनेस लॉ चल रहा था बेटे हमारा, और आज हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट ले रहे हैं, स्पेशल एक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। जैसे इंडेमनिटी गारंटी, जैसे लॉ ऑफ एजेंसी, ऐसे ये है बेलमेंट एंड प्लेज। इट इज बेलमेंट एंड प्लेज, दो इसके पार्ट्स हैं, एक बेलमेंट और एक प्लेज। इस बेलमेंट से हम शुरू कर रहे हैं बेटे। सबसे पहले अगेन वही बात है, डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ आ गई तो सारे पॉइंट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो अभी का जो मकसद है वही है कि बेलमेंट होता क्या है, इसको समझना। राइट, छोटा सा है, बहुत आसान है मेरे ख्याल से। सब पूरे लॉ में आईपीसीसी का जितना भी लॉ है आपका, इंक्लूडिंग सीपीटी या पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर लॉज, नेगोशिएबल, इसमें सबसे आसान अगर कोई पार्ट है तो वो यही है, बेलमेंट एंड प्लेज। जो सुनते सुनते आप बताते चले जाओगे मुझे कि आंसर क्या होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि आपको सुनते सुनते समझ आ जाएगा, इसमें सुनते सुनते आप बता दोगे कि आंसर क्या होगा। तो वो कोशिश भी करनी है आपने। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आपने देखना है आगे मैं क्या बोलूंगी, आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप भी बता पा रहे हो, है ना। तो वो चीज चेक करते रहना अपनी। अब इसमें वो बिल्कुल डेफिनेशन एज इट इज लिखूंगी एज यूजुअल। वो बोलता है द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इससे आपको क्लियर भी हो गया कि बेलमेंट किसका होता है। आंसर आता है गुड्स का, है ना। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, by one person to another for some purpose. Every part is important. For some purpose, upon a contract that they shall when the purpose is accomplished, accomplished होता है अचीव कर लेना, हासिल कर लेना किसी चीज को, fulfill your aim. When the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of as per the, according to the directions of the person delivering them. शॉर्ट में लिखती हूँ, according to the person ये according to the person delivering them. सारी डेफिनेशन बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान दें। नो कॉन्सेंट्रेट। वो ये बोलता है द डिलीवरी, पहली बात हम डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ पोसेशन। किसकी डिलीवरी कर रहे हैं? गुड्स की। गुड्स क्या होता है? जो मूवेबल होता है। यहां से समझ आ गया, जो इमूवेबल चीजें हैं उनका हम बेलमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब बेलमेंट किसका होता है? सिर्फ गुड्स का। इसमें हमें बेलमेंट ऑफ गुड्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने बोला उसने बेलमेंट किया तो हम समझ गए उसने गुड्स को डिलीवर किया। और गुड्स डिलीवर किया, डिलीवर का मतलब है यू पास ऑन द पोसेशन। पोसेशन पास ऑन करी है आपने, ओनरशिप पास ऑन नहीं करी है। राइट, कंट्रोल दूसरे को, कस्टडी दूसरे को दे दिया आपने कि भैया इसको आप रखो, ऐसे। फिर बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। दोस्त के घर गया, गलती से सामान छूट गया, बाय मिस्टेक, दैट इज नॉट बेलमेंट। आपने अपने दोस्त को बोला यार वो मेरे को अपनी किताब दे देता 2 दिन के लिए, ये बेलमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी किताब गुड्स हो गया, आपको डिलीवर कर रहा है किस लिए? ताकि आप पढ़े, फॉर सम पर्पस। आप टेलर मास्टर के पास गए, आपने कहा मास्टर जी ये शर्ट पीस है, शर्ट सिल दोगे, वगैरह 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 वगैरह। आगे भी आएगा क्या क्या टॉक्स हुई। टेलर मास्टर का एग्जाम्पल हम बार बार लेके आते हैं, बहुत बार लेके आते हैं। तो अभी जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली मास्टर जी बोले हाँ बेटा सिल दूंगा, बेलमेंट है। क्योंकि हमने मास्टर जी को गुड्स की डिलीवरी करी है, गुड्स शर्ट पीस।
शर्ट हमारी होगी, कपड़ा भी हमारा है, हमने सिर्फ उसकी पोसेशन पास ऑन करी है, कंट्रोल एंड कस्टडी मास्टर जी को दिया है, दैट्स ऑल। और पर्पस है, गलती से नहीं देकर आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज फॉर सम पर्पस। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक गुड्स देने वाले का, एक गुड्स लेने वाले का। जो गुड्स देता है उसको बोलते हैं बेलर, जिसने गुड्स लिए हैं उसको बोलते हैं बेली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हाउ मेनी पार्टीज? टू, वन बेलर, टू बेली। हु इज द बेलर? Who bails the goods? Bails the goods means who gives the possession, who delivers the goods to the another for some purpose. Who is this another? He is the bailee. सिंपल था कि दो बंदे हैं, एक बेलर और एक बेली। जिसने दिया बोले तो बेलर, जिसको मिला बोले तो बेली। काय को मिला? पर्पस है। बाय मिस्टेक छोड़ा दोस्त के घर, बेलमेंट नहीं है, राइट? उसके बाद दैट दे शैल, दे किसको रेफर कर रहा है? तो दे रेफर कर रहा है गुड्स को। मैंने बोला ना स्लो स्लो बोलूंगी, आप भी सोच लोगे तब तक। That they shall when the purpose is accomplished, accomplished means achieved, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो उन गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे मास्टर जी को हमने शर्ट पीस दिया, हमने कहा मास्टर जी ये शर्ट बना दो, कब ले जाऊं आपसे? दैट इज द पॉइंट, कि आप मुझे वापस कर दोगे जब मैं लेने आऊंगा। या मैंने मास्टर जी को बोला मास्टर जी ये शर्ट बना के ना मेरे दोस्त के एड्रेस पे पहुंचानी है, एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, आप मेरा ये काम कर दोगे? दैट इज व्हाट इज आगे का वर्ड। अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द पर्सन डिलीवरिंग देम, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आना चाहिए था बीच में, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। इसका मतलब है जिसने डिलीवर करी है गुड्स, वो जैसा कहे उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज ऑफ मतलब उनका आगे क्या करना है ना? उनको आगे किसी को देना है, उनको खत्म करना है, उनको वापसी करना है, जो भी करना है, दैट इज व्हाट इज डिस्पोजल। तो वो डिस्पोजल किसके मुताबिक होगी? जो पर्सन डिलीवर कर रहा है। हु इज द पर्सन? द वन हु इज डिलीवरिंग, ही इज बेली। And the delivery of goods by one person, who is this one person? Answer is baler. To another, who is this another? Answer is bailey. For some purpose, what was the purpose? Stitching, कि जी आप मेरा जो कपड़ा है उससे आप शर्ट बना दो, स्टिचिंग कर दो। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल मास्टर जी को पैसे देंगे, मास्टर जी हमारा काम करेंगे, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, पर्पस क्या है? स्टिचिंग। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, शर्ट बन जाएगी, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। या जैसे बेलर बोलेगा, पर्सन डिलीवरिंग पे गलत हो गया, बेली नहीं बोलना था इसको, मुझे बेलर बोलना था, क्योंकि जिसने डिलीवर किया है वो बेली थोड़ी ना, जिसने डिलीवर किया है वो तो बेलर है ना? तो आप अगर हम कुछ गलत सोच जाते हैं, तो अगर हमारे लॉजिक ठीक होते हैं, तो जब हम उस चीज को दोबारा देखते हैं, रीचेकिंग करते हैं, तो हम बोलते हैं ओए ये क्या लिख दिया, है ना? तो वो आप भी सोच सकते हैं कि मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि अभी ठीक करेंगी, है ना? दैट इज व्हाट। तो ये है लॉजिकल बातें, कि इफ आवर लॉजिक्स आर क्लियर, तो हमारे से अगर मिस्टेक होती है तो वो ठीक भी हो जाती है, और वो बाय चांस हो जाती है, सबको पता है ना? तो वापस चलते हैं कि इसमें हो क्या रहा है? गुड्स की डिलीवरी हो रही है, बेलर बेली को डिलीवर कर रहा है, बाय मिस्टेक नहीं हो रहा है, एक पर्पस है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस पूरा हो जाएगा तो उन गुड्स को वापस कर दिया जाएगा, या उन गुड्स का वो डिस्पोजल हो जाएगा जैसा बेलर बोलेगा। इसका मतलब किसकी डायरेक्शंस चलती हैं? तो आंसर है बेलर की। अब इसके बड़े सारे एग्जांपल्स आते हैं। बेलमेंट का डेफिनेशन, आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें बुक के हिसाब से भी देखें तो उसने बोला है, एग्जांपल्स दिए हैं बड़े सारे। जैसे एक है बायर, सारे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको स्टोरीज से ही क्लियर होता है। एग्जाम में केसेस आए तो स्टोरीज ही हेल्प करती हैं, एक एक स्टोरी बुक में कवर्ड है आज तक की। अब एक है बायर, एक है सेलर, राइट? और ये इसने गुड्स खरीदी बायर ने सेलर से, बोला बाबूजी ये तो मैं अभी 2 दिन तक अपने घर नहीं लेके जा सकता, खरीद तो मैंने ली है आपसे। तो सेलर बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे पास छोड़ जाओ, 2 दिन बाद आ जाना ले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो संभाल के रख दूंगा। बोले हाँ जी थैंक यू। तो अब ये सेलर को उसने क्या बना दिया? आंसर इज बेली।
क्यों? क्योंकि अब वो गुड्स को संभाल रहा है। पर्पस क्या है? केयर टेकिंग। किस लिए दिया है? सेफ कस्टडी के लिए दिया है कि जी आप इसे संभाल के रख लो, मैं आपसे 2 दिन बाद ले जाऊंगा। डिस्पोजल बेलर खुद आके ले जाएगा, जैसे बेलर बोलेगा वैसे ही हो जाएगा। नहीं बाबूजी मैं खुद आके ले जाऊंगा, ठीक है वो खुद आके ले जाए। और बेलर कौन है? जिसने गुड्स दी है, तो वो बेलर है। क्यों? क्योंकि जब सेल हो गई तो उसके बाद गुड्स तो बायर की है, तो वो ओनर है, इसलिए वो गुड्स डिलीवर कर रहा है सेलर को, ऐसा माना जाएगा। और है भी ऐसा कि अब गुड्स उसके हैं और फिर वो बेलर सेलर को बोलता है भाई साहब थोड़ा संभाल लोगे 2 दिन के लिए? बोले हाँ जी क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है। तो जो बायर है वो बेलर हो गया और सेलर जो है वो बेली हो गया। इसका मतलब पहले जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल खत्म हो गया, सेल हो गया पूरा। अब बेलमेंट स्टार्ट हो गया जैसे ही बायर ने बोला कि जी गुड्स संभाल लीजिए। दैट इज व्हाट इज बेलमेंट, राइट। फिर उसने एक और एग्जांपल दिया, कहता है मान लीजिए, हाँ कार वाला एग्जांपल है। मान लीजिए वो कहता है एक कार है जिसका इंश्योरेंस आपने करवा रखा है। अब वो कार का एक्सीडेंट हो गया। अब जिसकी कार थी उसने इंश्योरेंस वालों को बोला भी मेरी गाड़ी तो एक्सीडेंटेड हो गई है, तो अब इसकी रिपेयर। तो इंश्योरेंस वाले बोले कोई बात नहीं सर, आप अपनी गाड़ी हमारे पास भेज दो, हम ठीक करवा देंगे। मान लीजिए ये जो कार का ओनर है वो ए है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, वो कार दे दी इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी ने कार वो दे दी मैकेनिक को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो मैकेनिक नहीं है ना, आप भी समझदार है। तो ये कार पहले गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर ये कार गई मैकेनिक के पास। पर्पस क्या है? रिपेयर। आप समझदार हैं, अभी अभी बताया मैंने। तो अब मैं आपसे पूछूं कौन है, आप बता दोगे। द क्वेश्चन इज कौन है। ए कौन, इंश्योरेंस कंपनी कौन, मैकेनिक कौन, कार का जाना क्या है, क्या कार की ओनरशिप पास ऑन हो रही है? आंसर इज नो, कार की सिर्फ डिलीवरी पोसेशन पास ऑन हो रही है ना। कंट्रोल, सेफ कस्टडी, कुछ भी बोल दीजिए इसको आप, कि हम इसकी कस्टडी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? देयर इज अ पर्पस। पर्पस क्या है? गेटिंग इट रिपेयर्ड, है ना। और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जी हम वापस भेज देंगे आपके पास जब रिपेयर हो जाएगी। इसका मतलब है ए जो है वो बेलर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 2 पार्टीज, बेलर एंड बेली। तो बेलर कौन? जिसने गुड्स दिया। बेली कौन? जिसने गुड्स लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के पार्टीज कौन है? ए और इंश्योरेंस कंपनी। तो फिर मैकेनिक कौन है? वो तो बेली का बेली है ना। बेली कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो मैकेनिक कौन है? वो उसका भी बेली है। तो फिर उसको हम बोल देंगे बेटे मेरे सब बेली। बेली का बेली बोले तो सब बेली। अब बेलर और सब बेली का कोई रिलेशनशिप है? आंसर इज नो। उनके बीच में कोई प्रिविटी नहीं है। प्रिविटी मीन्स लीगल रिलेशन। तो देयर इज नो प्रिविटी बिटवीन ए एंड मैकेनिक। तो मैकेनिक का रिलेशन किसके साथ है? इंश्योरेंस कंपनी। ए का रिलेशन भी किसके साथ है? इंश्योरेंस कंपनी। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, राइट। और थर्ड एग्जांपल उसने वही दिया टेलर मास्टर का। शर्ट पीस, टेलर मास्टर, डिलीवरी, पर्पस स्टिचिंग, है ना। दैट इज अगेन बेलमेंट, राइट। बेलमेंट ऑफ शर्ट पीस। उसके बाद उसने रिक्विजिट्स की बात करी है। रिक्विजिट्स का मतलब होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेलमेंट की। पहला रिक्विजिट आता है कॉन्ट्रैक्ट। अगेन वही एग्रीमेंट, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कुछ भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद दूसरा, डिलीवरी हम दे रहे हैं तो सिर्फ पोसेशन की, जो मैंने पहले भी बोला, हम ओनरशिप पास ऑन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पोसेशन पास ऑन कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच क्लियर। अब इसकी आपको डेफिनेशन जो इसने दी है लर्न करनी है। जो मैं लिख रही हूँ उसको आपने प्लीज लर्न करना है। जो डेफिनेशन ऊपर समझाई थी उसको भी लर्न करना है। आपको लिख लिख के लर्न करना पड़े, ऊंचा बोल बोल के लर्न करें, हर चीज से फायदा होता है। जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है। इस टाइम मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे माइंड में कुछ भी 0.0001% भी कुछ और आ गया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जिसको मैं कहूंगी, तो मेरी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, ये 100% श्योर है। कई दफा मैं कोई वर्ड लिखना होता है, कोई वर्ड लिख जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस आगे के वर्ड को पहले से सोच रही हूँ, इसलिए जो लिख रही हूँ वो ना दे सोच के मैं आगे के वर्ड को सोच रही हूँ, इसलिए मैं आगे का वर्ड पहले लिख जाती हूँ। एक बच्चे से एग्जाम में अगर कटिंग्स बहुत ज्यादा होती है, उसका एक कारण ये होता है
कि वो बहुत स्पीड में रहता है और वो लिखता है और वो आगे का सोच रहा होता है, लिख पहले कर रहा होता है, उससे वो पहले का छोड़ के आगे का पहले लिख जाता है। कितना जबरदस्त बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको लिखते वक्त कि जो इस पल मेरे दिमाग में आ रहा है उसको फटाफट पेपर पे लिख दो। आपका दिमाग आपकी स्पीड से, हैंड राइटिंग की स्पीड से ज्यादा काम कर रहा है, तेजी उसकी ज्यादा है। अगर आप ये स्पीड मैच कर लो, आपकी कटिंग जीरो हो जाएंगी। ये आप हमेशा या ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्सपेरिमेंट करिए, इन बातों को आप अपने ऊपर आजमाइए। आप में से कई होंगे जो कटिंग्स करते होंगे, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। तो इसलिए लिखते वक्त स्पीड जितनी फास्ट रखोगे, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ तो स्लो स्पीड पे ही रहना पड़ेगा। जब मैं आंसर लिखती थी एग्जाम में, मेरी कोई कटिंग नहीं होती थी, कभी भी कोई भी कटिंग नहीं हुई। क्यों? मेरी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट है जब मैं लिखती हूँ। क्यों? प्रैक्टिस। आपको मतलब मैं श्योरिटी देती हूँ इस बात की, इतना बच्चा पढ़ाया इतने 25-26 सालों में, इन नंबरेबल चिल्ड्रन नो। तो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग ऑन माय स्टूडेंट। बतेरे बच्चे आए, नंबरलेस चिल्ड्रन जिनकी आईपीसीसी लेवल के हिसाब से स्पीड नहीं थी। तो मैंने उनको क्या बोला, आपको सिर्फ एक काम करना है, रोज एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए रिटन में, लर्न करिए एक एरिया, 4 मार्क का, 5 मार्क का, और 9 मिनट, 5 मार्क बोले तो 9 मिनट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में वैसे भी हैवी हेडेड होता है, तो वहां का 9 मिनट का काम घर पे 8 मिनट में खत्म करेंगे, तब वहां जाके 9 मिनट में होगा। थियोरी सब्जेक्ट की बात चल रही है। तो आपको बड़ी गंभीरता से घर पे रोज एक क्वेश्चन की राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, पूरा रिलीजियसली इसको करिए, बिल्कुल जैसे करना ही करना है। नियम बना लिया, एक रजिस्टर अलग से रखिए, डेट डालिए, आज का ये प्रैक्टिस है, कल का ये प्रैक्टिस है। स्टॉप वॉच सबके पास होती है, उसके हिसाब से देखिए एक 5 मार्क का काम कितने मिनट्स में किया, कितनी कटिंग्स हुई, प्रेजेंटेशन कितनी सुधर रही है। ये सब चीजें वो है जो दूसरे बच्चे नहीं करेंगे, आप करेंगे तो यू विल बी मच बेटर ऑफ, राइट। तो अब आगे बढ़ते। अब देखिए डिलीवरी ऑफ पोसेशन की जो लैंग्वेज उसने सिखाई है, कहते हैं पोसेशन मीन्स, हम बोल रहे हैं ना हमने डिलीवरी ऑफ पोसेशन की है, नॉट ओनरशिप। ओके, चीज उसी की रहेगी जिसने दी है। कहते हैं पोसेशन मीन्स कंट्रोल एंड intention to exclude others, intention to exclude others। अब देखिए, जब वो बोलते हैं हम अपनी डिलीवरी ऑफ पोसेशन करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम उसको कंट्रोल दे रहे हैं चीज का, और जब हम उसको दे रहे हैं तो हमारी इंटेंशन है कि वो किसी और को नहीं देगा, बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग अदर्स। इसका मतलब है अगर मैंने अपने दोस्त को किताब दी है 2 दिन के लिए यूज करने के लिए, तो उसने वो किताब अपने किसी और दोस्त को पास ऑन नहीं करनी है, क्योंकि आई एम बेलिंग दिस बुक ऑफ माइन विद द इंटेंशन कि वो किसी और को पास ऑन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे कहा ये बुक मैं तेरे लिए दे रहा हूं। दैट इज व्हाट इज पोसेशन, राइट। तो यही वो बोल रहा है कि पोसेशन मीन्स कंट्रोल एंड इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आया, नहीं इसी में उसने आगे बढ़ा, अभी डिलीवरी भी उसने यही समझा दिया। कहता है ये जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी जो है वो कहता है 2 तरीके से होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब अगर मैंने किसी को ये मार्कर पेन ऐसे पकड़ाया, ये मेरा हाथ, ये दूसरे का हाथ, तो ये कौन सी डिलीवरी है? कोई भी बता देगा, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी, राइट। और कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसका मीनिंग पहले भी कभी मैंने बताया हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते हुए, कि जो होता नहीं है समझा जाता है, होता नहीं है लेकिन समझा जाता है। इसका क्या मतलब है? अब होता नहीं है समझा जाता है, इसका मतलब है जैसे मैंने अपने गोडाउन की कीज दे दी, कीज ऑफ गोडाउन दे दी, या मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जैसे रेलवे रिसीट दे दी,
शिप के कैप्टन ने मुझे बिल ऑफ लेडिंग दिया, वो मैंने इंपोर्टर को पहुंचा दिया, डिलीवरी ऑर्डर है। तो जब हम ये वाले कागज किसी को दे देते हैं तो समझो हम गुड्स दे देते हैं। भाई जब मैंने बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्टर को भेज दिया तो उसके बाद इंपोर्टर को कुछ थोड़ा ना करना है, उसको तो बस शिप के कैप्टन को वो कागज दिखाना है और उसको गुड्स का डिलीवरी मिल जाएगा। तो अगर मैंने आपको वो कागज दिया तो समझो गुड्स दे दिए। ये होता नहीं है, समझा जाता है कि मैंने आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी है, मैंने आपके हाथ में गुड्स नहीं पकड़ाए, लेकिन मैंने हाथ में वो जबरदस्त पावरफुल कागज पर जरूर पकड़ा दिया है जिसकी हेल्प से आप बिना किसी शर्त के गुड्स को ऑब्टेन या उसकी पोसेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे रिसीट हो, चाहे वो बिल ऑफ लेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, इस तरीके के कागज जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सारे हमने पढ़े थे। दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसका मतलब है एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और दोनों को डिलीवरी माना गया है। बेलमेंट, लॉ ऑफ बेलमेंट इस चीज को एक्सेप्ट करता है, राइट। इसका मतलब है अगर मेरे को किसी ने गुड्स भेजे हैं और वो अभी ट्रांसिट में है या रेलवेज में है और रेलवे रिसीट उसने मेरे पास भेज दी है, अगर वो रेलवे रिसीट मैं किसी और को दे दूं तो समझो मैंने गुड्स उसको दे दिए। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मेरे गुड्स हैं, मैं उन्हें गिरवी रखता हूं। बोले दिखाइए गुड्स कहाँ है, मैंने रेलवे रिसीट दे दी। बोले ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कल को अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो इस रेलवे रिसीट को दिखा के उन्हें गुड्स मिल जाएंगी रेलवे से बड़े आराम से, बैंकर्स को। तो मैंने अपनी रेलवे रिसीट को गिरवी रख दिया, असल में मैंने अपने गुड्स को गिरवी रखा है, लेकिन वो कागज इतना पावरफुल है क्योंकि दैट कागज मीन्स गुड्स, दैट डॉक्यूमेंट इज सो इंपॉर्टेंट एंड बैंकर इज वेरी मच श्योर इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस इन फ्यूचर तो वो इस रेलवे रिसीट की हेल्प से ही गुड्स की पोसेशन हासिल करके सेल करके अपना पैसा निकाल लेंगे, इसलिए बैंकर को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की हेल्प से ही मैंने अपने गुड्स को प्लेज कर दिया और बैंकर से लोन ले लिया। ऐसा हो सकता है, इसका मतलब है अगर ये कागज मेरे हाथ में है तो समझो गुड्स मेरे हाथ में है, इसलिए मैं इसको ऐसे बोलती हूँ। होता नहीं है, समझा जाता है कि एक्चुअल डिलीवरी तो नहीं हो रहा, लेकिन समझा जाएगा कि डिलीवरी हो गया, राइट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आया, डेफिनेशन अगर अच्छे से आती है तो ये सारे पॉइंट्स आपको आते हैं। कहते हैं फॉर सम पर्पस, जो मैंने पहले भी बताया कि बाय मिस्टेक हो रहा है तो दैट इज नॉट बेलमेंट, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट आया, दैट इज रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, वो भी मैंने बता दिया। मास्टर जी ये शर्ट बना दो, मैं ले जाऊंगा आपसे, तो स्पेसिफिक गुड क्या है? शर्ट पीस नहीं है, शर्ट है। एक्सीडेंटेड कार दिया था, रिपेयर्ड कार मिला, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स, राइट। काम होने के बाद जो भी शेप है गुड्स का उसको वो स्पेसिफिक गुड्स बोल रहा है। फिर उसके बाद इट इज कंसर्न ओनली विद गुड्स, और गुड्स क्या होता है? गुड्स कुछ भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल थिंग और प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। एक्सेप्ट, ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सीखा था, मनी और एक्शनेबल क्लेम, ये दोनों को गुड्स नहीं माना गया है। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सुनते सुनते समझ आ जाता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मनी तो सबको पता होता है, पैसा, राइट। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है एनी राइट टू एनी डेट या राइट टू अ डेट और इंटरेस्ट in a movable property not in the possession of the claimant whether that claim is existing, accruing, contingent, कुछ भी बोल दो आगे। तो असली वर्ड ये है, अब जैसे मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है तो दैट इज माय राइट टू अ डेट, चेक है, प्रोमिसरी नोट है,
किसी ने एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने आपके इतने पैसे देने हैं, दैट इज माई एक्शनेबल क्लेम नाउ। ऐसा क्लेम जिसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ। या एक टैक्सी जो मैंने और मेरे दोस्त ने पैसा मिला के खरीदी, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर पैसा लगाया और एक टैक्सी खरीदी, या कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको वो मैनेज कर रहा है, मेरा दोस्त ड्राइवर रख रहा है, गाड़ी चलवा रहा है, अर्निंग हो रही है, और हमने तय किया आधा पैसा मेरा आधा पैसा तेरा। अब अगर मेरा दोस्त मुझे मेरा आधा पैसा नहीं देता है, then that आधा पैसा, that is my right for that claim of mine, I can file a suit against my friend in the court of law, है ना? कि अगर वो जो टैक्सी की इनकम है उसमें से आधा शेयर मेरा है, तो what is that आधा शेयर? That is interest in the movable property. But I do not possess that property. मेरे पास वो नहीं है ना? That property not in the possession of the claimant. Who is the claimant? जो क्लेम कर रहा है। तो मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्लेमेंट हो गया, और वो टैक्सी मेरी पोसेशन में नहीं है, लेकिन उस टैक्सी की इनकम में आधा इंटरेस्ट मेरा है। तो उस आधे इंटरेस्ट को अगर मैंने वसूल करना है, मुझे मेरा दोस्त आराम से नहीं दे रहा है, द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता है, मनी भी गुड्स नहीं होता है। यहां से एक बात क्लियर हो गई, इन दो को छोड़ के हर चीज गुड्स होती है, लेकिन मूवेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपना मकान, कोई भी चीज, मकान ही बोलना चाहिए, अपना हाउस मेरे दोस्त को दिया कि 1 महीना तू रह ले, मैं तो दिल्ली में नहीं हूं, तो तू रह ले, कोई बात नहीं, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो दैट इज नॉट बेलमेंट। वो बेलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। इसका मतलब है जब हम गुड्स की बात करते हैं तो दैट शुड बी मूवेबल। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज का बेलमेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा बैंक में पैसा होता है, मनी इन द बैंक, क्या वो बेलमेंट है? टीचर आपसे पूछे एग्जामिनर, जो बैंक में पैसा डिपॉजिटेड है, इज इट बेलमेंट? आंसर इज नो, इट इज नॉट बेलमेंट। ऐसे लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, मनी गुड्स ही नहीं है, और बेलमेंट सर गुड्स का होता है, इसलिए जो मनी हमने बैंक में डिपॉजिट कराया दैट इज नॉट बेलमेंट। दूसरी बात, फिर हमारा बैंकर के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो आंसर आता है इट इज डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। बैंकर के साथ जब हमने अपना पैसा जमा कराया तो दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशन। बात आती है हु इज द डेटर एंड हु इज द क्रेडिटर। डेटर वो होता है जिसने पैसा लेना है, क्रेडिटर वो होता है जिसने पैसा उल्टा, डेटर वो जिसने पैसा देना है एंड क्रेडिटर वो जिसने पैसा लेना है। तो अगर एक्स ने पैसा जमा कराया, डिपॉजिटर बोल दीजिए, तो हु इज द क्रेडिटर? ऑफ कोर्स द क्रेडिटर इज द डिपॉजिटर, राइट? क्योंकि उसका पैसा बैंक में है। इसका मतलब हु इज द डेटर? तो बैंकर इज द डेटर। तो जो बैंक है वो डेटर है, और जो डिपॉजिटर है, जो अकाउंट होल्डर है, कुछ भी बोल दीजिए, वो कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर। So there is not bailment if money is deposited into bank. It is a relationship of debtor and creditor. I hope it is clear, right? उसके बाद सारा बता दिया। फिर इसमें एक दो और एग्जाम्पल आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करके लिखा है मैंने, जिसमें पहला एग्जाम्पल आता है हायर परचेज। हायर परचेज हुआ ना, जिसमें मैंने पहले कैश डाउन पेमेंट दिया और बाकी पेमेंट जो है मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया। मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर एक दो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मैं चाहूं तो मैं उसकी वापसी कर दूं गुड्स की जो मैंने ली है हायर परचेज पे, और जो पेमेंट दिया होगा उसको हायर चार्जेस मान लिया जाएगा। और अगर मैं चाहूं नहीं, मेरे को तो परचेज करना है, तो मैं परचेज कर सकता हूँ। आप उसे परचेज कर लो, जो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तो ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब ओनरशिप आपके पास तभी आएगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज हायर परचेज। अब हायर परचेज में क्योंकि ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई है ना, ओनरशिप शुरू में पास ऑन नहीं हुई है, जबकि पोसेशन पास ऑन हो गई है। एक पर्पस है कि वो चाहे तो
हायर बेसिस पे इसको रखे, हायर चार्जेस पे करता रहे इंस्टॉलमेंट्स का, वो चाहे तो इसको परचेज कर ले, ओनरशिप उसको लास्ट में ही मिलेगी। सारे बेलमेंट के पॉइंट हो गए, लेकिन ओनरशिप भी पास ऑन होने की बात हो रही है, इसलिए एलिमेंट ऑफ सेल भी हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा हायर परचेज है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ऑफ सेल है और एक बेलमेंट भी है। बेलमेंट इसलिए क्योंकि बेलमेंट के सारे पॉइंट लागू हो रहे हैं, और सेल इसलिए क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात हो रही है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सिर्फ इस एग्जाम्पल के ऊपर 2-3 मार्क का क्वेश्चन बना ले, कुछ भी हो सकता है, बनाया जा सकता है, बड़ा ब्यूटीफुल एरिया, छोटा सा, राइट, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने एक और दिया, कहते हैं कस्टम स्टेशन पे आपके गुड्स इंपोर्ट हुए, आपके इंपोर्ट किया आपने, पोर्ट पे उतरे, कस्टम स्टेशन लेके गए, कस्टम स्टेशन पे स्टोरी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इंपोर्ट हुए गुड्स और कस्टम स्टेशन ने उसको सीज कर लिया, गुड्स को जब्त कर लिया। क्यों कस्टम स्टेशन ने ऐसा क्यों किया? तो आंसर आता है चेक करने के लिए कि कहीं स्मगल गुड्स तो नहीं है। उनको डाउट होगा कस्टम ड्यूटी पूरा नहीं पे हुआ है, या पे ही नहीं हुआ है, या ऐसे ही ले जा रहे हैं, या कुछ भी है। तो कस्टम वालों ने गुड्स का सीजर किया ये जानने के लिए कि कहीं ये स्मगलिंग वाले गुड्स तो नहीं है, ड्यूटी ना पे किया हो या कुछ इस तरीके से, है ना, इलीगल ट्रैफिकिंग चल रही हो, कुछ भी ऐसा। तो ये बेलमेंट ही तो है। क्यों? क्योंकि अगेन पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, दूसरा पासिंग ऑफ पोसेशन नॉट ओनरशिप, गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, है ना। और फिर पर्पस की चेक कर रहा है कि वो किसके गुड्स हैं। अगर वो जिसके गुड्स आ रहे हैं उसी के हैं, कोई स्मगलिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो उसको वापस कर दिए जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे कस्टम एक्ट में लिखा है डिस्पोजल, वैसे हो जाएगा। तो इसमें ऐसी टेंशन नहीं लेना है कि डिस्पोजल एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर, क्योंकि जब कोई और एक्ट लग गया तो फिर डिस्पोजल उसके मुताबिक होगा ना। जैसे कस्टम एक्ट लग गया तो डिस्पोजल फिर कस्टम एक्ट के मुताबिक होगा कि ऐसे होगा तो ऐसे गुड्स कर दिए जाएंगे, वैसे होगा तो गुड्स को वहां भेज दिया जाएगा। तो इसलिए जो फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ बेलर, उसको इस केस में इतना स्ट्रेस नहीं लेना है आपने कि नहीं मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसमें छोटी सी बात है कि कस्टम एक्ट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए प्लीज डिस्पोजल एज पर कस्टम एक्ट, क्योंकि कानून तो ऊपर ही है ना सबसे, इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी तो बेलमेंट के सारे पॉइंट्स इसमें चल रहे हैं, है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल जाता है कि हमने अपना पार्सल है, बुक्स का पार्सल है ना, किसी भी चीज का पार्सल, वो हमने पार्सल पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया और अपना एक एड्रेस भी दे दिया, एड्रेस ही का, कि हमने इस एड्रेस पे ये पार्सल भेजना है। बेलमेंट ही तो है। क्यों? क्योंकि अगेन सारे पॉइंट्स, पार्सल इज गुड्स, ownership is not being given to the post office, we are just delivering possession, control, intention to exclude others, a purpose, sending it to a particular address कि जी आप हमारे इस एड्रेस पे भिजवा दीजिए, डिस्पोजल एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। सारे पॉइंट्स लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, जहां ये सारे पॉइंट्स लग गए 101% समझ लीजिए कि बेलमेंट है। इसका मतलब पहला पॉइंट गुड्स, दूसरा डिलीवरी ऑफ पोसेशन, तीसरा पर्पस, चौथा डिस्पोजल एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर। आई होप मीनिंग ऑफ बेलमेंट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, आगे फिर अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। फाइन, गुड लक, गुड बाय।